खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़िए तो सही। खुल जाएंगे ये सभी रास्ते, आप लोग रुकावटों से लड़िए तो सही। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे तो ज़रूर, बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख तो लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सिर्फ आप लोग क्या करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है कि जो हम बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुसीबतों से भागना कोई समस्याओं का हल नहीं होता है, मुसीबतों से लड़ना और उसको पराजित करना यही हम लोग का काम है। और उसी के बाद ही हम लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। तो मुसीबतों से भागिएगा बाबू, तो समझिएगा कि आप लोग अपने लक्ष्य से भाग रहे हैं। केमिस्ट्री डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोग मान लिए हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि आप लोग केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट बना दे, ठीक है ना। तो आप लोगों को जितने भी सारे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी सारे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसको आप लोग को हम इतना सिंपल भाषा में हम तो लोग के समझाइम कि तो लोग के दिलो दिमाग में एक परिभाषा हमेशा खातिर सेट हो जाए। बुझा गया ना। तो ध्यान से आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, समझना है। आप लोग बस इस वीडियो को कंप्लीट करते रहिएगा। आप लोगों से वादा है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कुमार पुरुषोत्तम का ही जलवा होगा। बस आप लोग इस वीडियो को इत्मीनान से, धैर्य से, मन में विश्वास रख के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप खाली देखते रहिएगा, ठीक है ना। आप खाली देखते रहिएगा, फिर उसके बाद एग्जाम में कहेगा नहीं सर, सब एक तरफ और मेरा भाई एक तरफ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनको मान लीजिए कि ये लेना होगा, ठीक है ना, जिनको बाबू मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ से पीडीएफ लेना होगा, तो केमिस्ट्री का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं मात्र आपको 49 रुपये में, ठीक है ना। मात्र आपको 49 रुपये में केमिस्ट्री का मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा बाबू, ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ आप लोगों को ये मिलने वाला है, ठीक है ना। क्या होगा, कहाँ आप लोग का ये मिलने वाला है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। जस्ट एक मिनट। हाँ चलिए, तो यहाँ से हम लोग आते हैं और अपने यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को बाबू हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि आप लोगों को ये जो केमिस्ट्री का पीडीएफ है 49 पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो ये आप लोग को ऐप पर मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पर, सिंपली आप लोग को मारना है स्टडी विथ डेडिकेशन, कोस्ट में SWD, वही जा आ जाएगा ऐप। जो चैनल का लोगो है वही ऐप का लोगो है, और जाइएगा वहां पर आप लोगों को पूरा चीज मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीडीएफ सब कुछ का आप लोगों को मिल जाएगा। और एनी डाउट, यदि कोई आप लोगों को परेशानी होता है तो ये आप लोगों के पास कांटेक्ट के लिए ये हम लोगों का ही नंबर है, आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो यहां से हम बाबू क्या करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां से हम क्या करते हैं कि आप लोगों को, ठीक है ना, आगे लेके हम यहां से चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पर है और ध्यान से आप लोग देखेंगे कि पहला सवाल है कि फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। फ्रेंकल दोष आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, हम बता देते हैं कि फ्रेंकल दोष आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि आपके एग्जाम के लिए फ्रेंकल दोष हो जाए, शॉर्टकी दोष हो जाए, अंतरकाशी दोष हो जाए, आपके एग्जाम में दोष से वो सवाल आना फिक्स है। एकदम कमर कस लीजिए, क्वेश्चन वगैरह तैयार कर लीजिए और एक आंसर सहित लिख के आप लोग को ऐप पर हम आज दे देंगे। आप लोग ऐप पे जाइएगा, मास्टर पीडीएफ केमिस्ट्री का परचेस करिएगा और वहां से आप लोग पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है, ध्यान समझिए। फ्रेंकल दोष ऐसा दोष होता है ना कि यह आयन वाला दोष होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हाँ एगो हमनी के घर बा, का बा, ई घर बा, ई घर में मतलब ई घर में कहे का मतलब नू कि लड़का और लड़की दोनों है, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों है। मान लो प्लस वाला लड़का, माइनस वाला लड़की, ठीक बा। एगो ई घर बा, ई घर में लड़का लड़की एकदम पूरा भरल है, मतलब समझिए क्लासरूम है। क्या है, क्लासरूम ऐसे है, पूरा ऐसे बनल है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस हम भर देते हैं,
प्लस माइनस सब हम भर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमनी के आयन हो गया। क्या हो गया? ये हमनी के आयन हो गया। आयन मतलब कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस जो रहता है ना, इसको हमनी के आयन बोलना जा, बस इतना समझा जा। तो प्लस वाला मान लो या माइनस वाला मान लो कि ससुरा निकल के कहीं बहरी भाग गिलसन। अब क्लास में मान लो कि 50 गो लड़का 50 गो लड़की मतलब बैठी है और ओकरा में से एगो लड़का बहरी भाग गई या एगो लड़की बहरी चल गई, तो उ जगह खाली हो गई कि ना। अब मान लो कि हेजा से जौन प्लस बा, ई प्लस ई उठ के आ गई एहिजा। कहाँ आ गई? एहिजा। तो हेजा वाला तो जगहिया तो खाली हो गई नु, एहिजा वाला है जगहिया तो खाली हो गई। तो ई जौन जगहिया हमनी के खाली हो गई नु, एकरे के फ्रेंकल दोष हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। दोष मतलब का कि पहले यहाँ पर यह भरा हुआ था, अब खाली हो गया, अब रिक्त हो गया, अब एक दोष बन गया, एकरे के तो फ्रेंकल दोष कहते हैं। याद रखिएगा कि आपको आयन लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है ना। आयन मतलब धनायन और ऋणायन। ठीक है ना। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि जब धनायन और ऋणायन में से कोई एक आयन, ठीक है ना, बाहर चले जाते हैं, अंतराकाशी में चले जाते हैं, तो उसके जगह पे जो रिक्त स्थान बनता है वो करेगा फ्रेंकल दोष कहते हैं। याद हो गई तो लोग, ठीक है ना। याद हो गई हुई कि क्लासरूम में लड़का लड़की बैठे हैं, एगो लड़का या एगो लड़की, चाहे 2 गो लड़का 4 गो लड़की, मतलब कुछ लड़के बाहरी चले जाते हैं, तो ओजा जौन खाली जगह होला वो करे के जौन का कह हमने के दोष कहने जा, और वही दोष के नाम फ्रेंकल दोष। खत्म कहानी। आगे चले के बाबू अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा कि आदर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। आदर्श, आप लोग कहते हैं ना कि हम इनको आदर्श मानते हैं, हम इन्हीं के राह पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होता है, कोई गांधी जी को अपना आदर्श मानता है ना कि नहीं, हम गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं। मतलब गांधी जी का होता था कि उनको कोई एक थाप मारता था तो दूसरा गाल रख देते थे कि लो भैया एकरों पे मार दो। ठीक है ना। तो कोई आदमी ऐसा होता है, ठीक है ना, कि कोई गांधी जी के सिद्धांत पर चलता है, मतलब कि वह किसी भी प्रेशर में, किसी भी स्थिति में गांधी जी के उद्देश्यों को उल्लंघन नहीं करता है। आप लोग ओकरा कितनो अथी करिएगा, शर्मिंदा करिएगा, चाहे मारिएगा, तो वह गांधी जी के सिखाए हुए रास्तों पे चलता है। अब कोई चलता है सुभाष चंद्र बोस के रास्तों पे, कोई अपने टीचर के दिखाए हुए राह, कोई अपने टीचर को आदर्श मानता है। मतलब टीचर का जो रूल है, ठीक है ना, टीचर जैसा कहते हैं जैसा करते हैं वो उसी को पालन करता है, तो वही तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श। जैसे आप लोग कहते हैं हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, मतलब कि वह आपको सबसे प्रिय लगते हैं, एकदम वह आप ही के जैसे हैं, आप उनके जैसे हैं, एकदम आदर्श। तो आदर्श विलयन मतलब क्या कि ऐसन विलयन जौन राउल्ट के नियम के पालन करे। बुझा गई? ऐसन विलयन जौन राउल्ट के नियम के पालन करे वो करे के आदर्श विलयन। आदर्श किसको मानते हैं? गांधी जी को। तो गांधी जी का कोनो नियम कानून है ना भैया? ये कोनो नहीं है। तो गांधी जी का कोनो नियम कानून है, तो वैसे ही आप लोग देखिए आदर्श विलयन, तो ये जो विलयन है ना, ये कोनो ना कोनो नियम को तो जरूर पालन किया है, इसी वजह से ना एकरा के आदर्श हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं? आदर्श। तो आदर्श विलयन मतलब ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है सभी तापों पर, सभी दावों पर। ठीक है ना। राउल्ट के नियम को जो विलयन पालन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन बोलते हैं। एकदम एक ही झटका में खत्म हो गया। आप लोग को एकदम याद हो रहा होगा कि हम क्या समझा रहे हैं। ठीक है ना। और इस सब को अपने मतलब पीडीएफ में आप लोग को आंसर सहित आप लोग को मास्टर पीडीएफ में बाबू डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे बाबू कि प्रासरण दाब को परिभाषित। प्रासरण दाब, देखिए प्रासरण एगो क्रिया होता है। क्या होता है? प्रासरण एगो क्रिया होता है कि एगो अर्ध पारगम झिल्ली। अब कहा भैया अर्ध पारगम झिल्ली काला नहीं के मालूम। चाय छाने वाला चछनी देख ले भैया, चछनी कहे जी सर बिल्कुल देख ले भैया। तो ओकरा में चाय छाने वाला चछनी में क्या होला कि चाय नीचे आ जाला कटोरी में, आ ओकरा ऊपरे का रहेला चाय के मोटा मोटा कण बढ़ जाला नु। चाय के मोटा मोटा कण का होला? बढ़ जाला। तो उ चाय के चछनी का कैलस कि पातर पातर अणु के जौन मोलिक्यूल रहे, जौन पातर लिक्विड रहे पूरा, ओकरा के बहा देलस, जौन मोटा मोटा कण रहे ओकरा के रोक लेलस। तो चछनी का हो गई? अर्ध पारगम झिल्ली। मतलब कि एगो विलयन रहे जोना में चायो रहे, चाय के मोटा मोटा कणों रहे, तो चाय के मतलब अलग आ ओकर मोटा मोटा कण के चाह के अलग कर देलस ना। तो चाय के चछनी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। अब बुझा गया अर्ध पारगम झिल्ली क्या होता है। तो अब देखिए प्रासरण दाब क्या होता है ना कि अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक के कण को प्रवाह होने से रोकता है। मतलब ऐसा बाह्य दाब, मतलब हम इतना दाब बहरी से लगैनी नू, हम इतना प्रेशर देनी कि विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से पारे नहीं खे करत। तो उ का कहे? प्रासरण दाब से मान लो
कि कोनो चछनी है, चछनी में से चछनी हम लोग लगा दिए हैं, ऊपर से चाय हम लोग डाल रहे हैं, तो चाय का जो छोटा छोटा कण होगा कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, और जो मोटा मोटा कण ऊपर रह जाएगा। तो हम बाहर से इतना प्रेशर देंगे, इतना प्रेशर देंगे कि चाय चछनी के नीचे जइबे नहीं करेगा। सोचिए, जो चाय है लिक्विड है वह चछनी के नीचे जइबे नहीं करेगा, चाय ऊपर ही रुक जाएगा। इतना प्रेशर मार देंगे नीचे से इतना प्रेशर मार देंगे कि चाय नीचे चछनी के नीचे गिरबे नहीं करेगा। तो वह जितना बाह्य दाब हम आरोपित करेंगे वही कहलाता है प्रासरण दाब। मतलब कि प्रासरण की क्रिया को रोकने को, प्रासरण की क्रिया को रोकने को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। दूसरा भाषा में कि ऐसा बाह्य दाब, ऐसा बाह्य दाब जो प्रासरण को रोक दे, ऐसा बाह्य दाब जो अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कण को जाने से रोक दे, तो वैसे दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। बोलिए कि याद नहीं हुआ, बोलिए कि याद नहीं हुआ, याद हो गया ना। मतलब चछनी में से चाय नीचे गिर रहा है, ऐसा दाब हम बहरी से देंगे कि चाय नीचे गिरबे नहीं करेगा, बेचारा चछनी के ऊपर ही रह जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रासरण दाब। मतलब बाहर से लगाया गया वह दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे उसे प्रासरण दाब कहते हैं। याद हो गया होगा बाबू, एकदम सुन के आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये चौथा सवाल जानते हैं क्या है, हलुआ है। ये इतना हलुआ है कि आप लोग एग्जाम में चुटकियों में एक कहानी खत्म कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग आराम से शिद्दत से खाली वीडियो को इत्मीनान से आप लोग देखते रहिए। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आप लोग का आएगा, देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सवाल है, ठीक है ना। इसमें जितने सवाल करा रहे हैं ना, सब के सब आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल, एकदम गारंटीड, एकदम गेस सवाल है कि सारे के सवाल क्वेश्चन लड़ेंगे। बस आप लोग को जो वीडियो देते हैं बस वीडियो देखिए, जो PDF देते हैं बस PDF को लगा लीजिए, जो टेस्ट कराएंगे टेस्ट लगा लीजिए। अब एक से ज़्यादा बिहार बोर्ड के दादा परदादा भी आ जाएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बदलने वाला है, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता, ध्यान समझिएगा कि कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखेंगे ना तो जानते हैं क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट क्या करेगा कि जिंक से कम अभिक्रिया करता है, बट जिंकवा वो करा से कर लेगा। कहने का मतलब है कि ई एकरा से करो चाहे मत करो, ई तो एकरा से अभिक्रिया करबे नहीं करेगा, बिल्कुल। तो कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में जिंक ही डालेंगे ना तो ये क्या करेगा, जिंक का बर्तन, ये जिंक का बर्तन जाने क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर के हटा देगा बहरी समझ रहे हैं ना, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बहरी कर देगा, एकदम हटा देगा ऊपर है। जैसे आप लोग दूध देखे हैं, दूध में जो फिटकरी डाल देते हैं क्या होता है, मेन ऊपर का जो छेना होता है ऊपर ही आ जाता है, पानी हो जाता है नीचे, आप लोग देखे हैं ना। तो इसीलिए तो अब यह पूछेगा कि दूध में फिटकरी काहे नहीं डालते हैं, तो भैया दूध फट जाता है, दूध अलग, दूध के जो मोटे मोटे कण होते हैं छेना में बदल जाते हैं और पानी लिक्विड नीचे हो जाता है। तो उसी प्रकार से तो ये होता है कॉपर सल्फेट, कि कॉपर सल्फेट को ज्यों ही जिंक के बर्तन में डालेंगे, ज्यों ही पलटेंगे तो ये जिंक का बर्तन जानते हैं करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर के हटा देगा, साफा कॉपर को बहरी कर देगा, मतलब उतला देगा चाहे कुछ करेगा। मतलब कॉपर सल्फेट एगो विलयन है तो कॉपर सल्फेट में साफ कॉपर को अलग कर देगा, साफ एकदम अलग कर देगा, कॉपर अलग सल्फेट कर देगा अलगे, सोचिए। तो इसीलिए नहीं रखते हैं, ठीक है ना, कि कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखने पर जिंक के बर्तन से कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया होता है जिससे कॉपर विस्थापित हो जाता है, कॉपर अलगे हो जाता है, इसी वजह से नहीं रखते हैं। कितना केमिस्ट्री इंजॉय वाला सब्जेक्ट है, तो आप लोग इंजॉय करिए। आप लोग का ये हो गया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखेंगे कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। सबसे मोस्ट VVI वायरल सवाल आपके एग्जाम के लिए, एकदम वायरल है, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सेल स्थिरांक क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि दो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में आता है। दो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी मान लीजिए कि L है, दो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी L और दोनों इलेक्ट्रोडों के में से किसी एक का क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। खत्म एकदम, ये परिभाषा खत्म। सेल स्थिरांक का परिभाषा यहीं पर खत्म हो गया कि दो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। खत्म। आइए एग्जाम में परिभाषा भी आता है तो आप लोग को सेल स्थिरांक का मात्रक भी पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त कि आप लोग मात्रकों लिख लेंगे। देखिए लंबाई के मात्रक मीटर,
एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स होगा। तो याद रखिएगा सेल स्थिरांक का मात्रक मीटर इन्वर्स भी हो सकता है, सेंटीमीटर इन्वर्स भी हो सकता है। यदि आप लोगों से बीमा पूछेगा तो बीमा भी हमनी के एल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस सारी चीज़ों को याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सेल स्थिरांक क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी और उसके एरिया के अनुपात को, बीच में क्या लगा है, बाटा, तो अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। एक सवे के सेल स्थिरांक कहते हैं। खत्म, 5 को याद हो गया ना। देखते देखते 5 को याद हो गया। खाली वीडियो देखिए ना, पूरा क्वेश्चनवा का आंसर आपके जुबान पे ला देंगे। अभी तो 2.5 महीना बाकी है ना, बहुत समय है बाबू, एकदम एक और क्वेश्चन याद करवा देंगे। एंजाइम क्या है, और बताते हैं एंजाइम क्या है। आग लहकते हुए देखे हैं, ठंडा का समय तो आ गया है, आग लहकता है। अब आग लहकबे नहीं कर रहा है, मध्यम मध्यम लहकता, तो कहो या भाई गर्मी नहीं मिलत, गर्मी नहीं मिलत, यानी कुछ ना कुछ करे के पड़ी। तो कोनो कहीं डाल किरासन में, कोनो कहीं डाल में करुआ तेल चाहे डीजल कुछ डाल के भभकाओ पूरा। तो मतलब आप ऐसे, अब मान लीजिए कोनो आग में ला के 1 किलो घी डाल दिया तो पूरा आग बम 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 लहके लगेगा। तो आप लोग जो ऊपर से डाल रहे हैं आग की गति को बढ़ाने के लिए, आग की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, वही पदार्थ तो एंजाइम है। मतलब आग लहक रहा है, आप लोग अगर में घी डाल दिए, घी क्या हो गया, एंजाइम हो गया। आग लहक रहा, आप लोग अगर में ला के 100 ग्राम किरासन तेल डाल दिए, आग पूरा फैल गया, तो वह आप लोग क्या हो गया, किरासन, एंजाइम हो गया। आग लहक रहा है, आप लोग ला के ऊपर में 100 ग्राम पेट्रोल डाल दिए, आग और ही पूरा बढ़ गया। तो वह छोटा सा जो पदार्थ जो आग की तीव्रता को बढ़ा दिया, वह छोटा सा पदार्थ क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। तो याद हो गया। तो आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है, एंजाइम का मुख्य काम यही है, बट यह आग को नहीं बढ़ाता है, यह अभिक्रिया के दौरे को बढ़ा देता है। जैसे आप लोग दौड़ा रहे हैं, आधा घंटा से दौड़ा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सर एनर्जी नहीं है, अब एनर्जी खत्म हो गया। तुरंत होने से लाए हम कंप्लान, क्या लाए, कंप्लान दूध में मिला के कंप्लान लाए दूध में मिला के और आपको दे दिए, तो आपको सर एनर्जी आ गया, अब तो और ही दौड़ेंगे। तो उसी प्रकार से है एंजाइम। एंजाइम क्या है ना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया मान ली कि धीरे धीरे हो रहा है, कोनो साथ रिएक्शन तन हो रहा है, आराम से धीरे धीरे हो रहा है। आ जे भी एंजाइम डालेंगे तो अभिक्रिया जो रहेगा ना, वो रिएक्शन फास्ट कर देगा। जौन अभिक्रिया 1 घंटा में होने वाला रहेगा वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए ना। जवन रिएक्शन 1 घंटा में कंप्लीट होता तो वह कितना में हो गया, 10 मिनट में हो गया। तो उसी प्रकार से एंजाइम है। एंजाइम एगो उत्प्रेरक है जो कि क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, तो उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। याद हो गया ना, बिल्कुल याद हो गया होगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्त, अगला सवाल आपके एग्जाम पर है। अब देखिए pH3 अर्ध आयु से धूम्र बनाता है, धूम्र मतलब स्मोक बनाता है। अब स्मोक काहे बनाता है, ध्यान समझिए कि pH3 में एगो हिडन, आप लोग मोबाइल में कहते हैं ना कि सर एंटीवायरस मतलब कोनो गलत सलत ऐप इंस्टॉल हो जाता है, चाहे अपने मने पता ना वायरस कहाँ से आ जाता है कि मोबाइल हैंग करने लगता है। आप लोग कहते हैं ना कि सर मोबाइल हैंग करने लगता है, पता ना वायरस कहाँ से आ जाता है। तो उसी प्रकार से भाई pH3 है, एक pH3 नाम का है, क्या है, pH3 नाम का है। बट एकरा में जानते हैं क्या होता है बाबू, एकरा में हमनी के P2, ठीक है ना, P2H4 का एगो अशुद्ध, ठीक है ना, अशुद्धि रहता है, ठीक है ना। pH3 में P2H4 का एगो अशुद्धि रहता है और यही अशुद्धि क्या करता है, यही अशुद्धि जलाने का काम करता है। तो pH3 में आप लोगों को इतना याद रखना है कि pH3 में एगो P2H4 का नाम का अशुद्धि रहता है जो कि दहन करता है, जो कि यही जलने का काम करता है। अब भाई यह अशुद्धि है, एकरे वजह से जल रहा है, जलेगा तो धुआं नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा, जलेगा तो धुआं उठेगा। तो किसके कारण होता है, P2H4 के कारण। याद रखिएगा pH3 अर्ध आयु के साथ धूम्र बनाता है, क्यों, क्योंकि pH3 में P2H4 नाम का अशुद्धि होता है जो कि दहन का काम करता है और इसी की वजह से क्या होता है, स्मोक बनता है। बस याद हो गया ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल तो लोग के स्क्रीन पर हई 8 नंबर सवाल तो लोग अभी जिंदगी में ना भूले वजह। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल तो लोग एग्जाम खतरी है, बुझा गेलो। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बा कि तो लोग एकरा कंप्लीट करिए लेवे के बा। और कंप्लीट का खाली तो लोग वीडियो देखा जाए ना, खाली वीडियो तो लोग अपन मोबाइल में देखा जाए, बुझा गेलो। ओका सारा जिम्मेवारी हमारा ऊपर कैसे याद कराए के बा। तो लोग के खून में, फेफड़ा में, हड्डी में हम फंसा के रख दें सब क्वेश्चन, तो लोग भूला ना पाई वजह। कमरे के तापमान पर H2O तरल है जबकि H2O गैस है, क्यों, अब बताइए।
अब जैसे देखिए, एक फैमिली में मान लीजिए कि एक मुखिया है, बताते हैं। एक फैमिली में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में जो सबसे बड़े हैं वो मुखिया हैं। तो 4 क्या हो गए? 4 हो गए उनको अपने मानने वाले, ठीक है ना, कि नहीं हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पिता है, उनके 4 लड़के हैं। तो अब मान लीजिए कि चारों लड़कों को अपने पिता से लगाव है और पिताजी कहेंगे कि बाहर जाना है घूमने, तभी ना हो जाएगा। तो वह होता है, जानते हैं कौन? H2O। क्या होता है? H2O मतलब उस बंधाइल रहता है। क्या रहता है? कि बंधाइल रहता है। एगो रहता है घर में जिसका कोई लवारिसे मतलब कोई है भी नहीं, कि वो अनाथ है। एगो जा रहा है पूर्व, एगो जा रहा है होने, एगो जा रहा है होने, मतलब उनको रोकने वाला उनके बीच बॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उनके बीच का क्या है बाबू? उनके बीच का बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। क्या है? उनके बीच का हमनी के बॉन्ड नहीं है। तो उसी प्रकार से देखिए H2O में क्या होता है ना, कि H2O में हमनी के ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंद होता है, जिसके वजह से क्या होता है ना, कि उनके कण को, उनके अवयवी कणों को बांध के रखता है, जिससे वो तरल के रूप में रहते हैं। H2S में, ठीक है ना, H2S में क्या होता है कि सल्फर में हाइड्रोजन बंध पाया ही नहीं जाता है। और बताइए H2S मतलब S में सल्फर, और सल्फर में हाइड्रोजन बंध हमनी के पाया ही नहीं जाता है। तो बेचारा यह क्या रहता है? तो यह बेचारा हमनी के गैस की अवस्था में रहता है। बट H2O में, ऑक्सीजन में हमनी के हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके वजह से इसके अवयवी कण बंधाइल के रहते हैं और यह लिक्विड में रहते हैं। H2S में कोई रहबे नहीं करता है हाइड्रोजन बंध, तो ये बेचारा क्या में रहता है? तो ये हमनी का रहता है गैस का, H2S गैस के फॉर्म में, और H2O क्या रहेगा? जल के फॉर्मेट में रहेगा, मतलब तरल के, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आप लोग समझ गए होंगे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ से हम लोग बस 1 मिनट PDF ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि H2O क्या है? H2O हमनी का तरल है और H2O गैस है। तो H2O हमनी का तरल काहे है? H2O तरल काहे है? क्योंकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और H2S गैस है क्योंकि सल्फर में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। बस खत्म कहानी, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जानते हैं लड़का लोग क्या करता है कि कोई आंसर कहता है सर याद नहीं होता है, चाहे समझ में नहीं आता है क्या दिया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यह क्या होता है, आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। बोला है कि कौन से तथ्य के आधार पर आप कहेंगे कि स्केडियम एक संक्रमण तत्व है। अब बताइए स्केडियम संक्रमण। अब संक्रमण तत्व के लिए कंडीशन क्या होता है कि d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, समझ गए ना। संक्रमण तत्व के लिए क्या होना चाहिए? d ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, और स्केडियम का d ऑर्बिटल खाली रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप लोग ऐसे लिखिएगा कि स्केडियम का d ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं भरा होता है, वह अपूर्ण रहता है, मतलब खाली रहता है। और जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि स्केडियम एक संक्रमण तत्व है। और यदि कोई भी मतलब तत्व के यदि उसके d कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं तो उसको संक्रमण तत्व के श्रेणी में रखा जाता है। तो स्केडियम का d कक्षक मतलब d ऑर्बिटल, याद रखिएगा स्केडियम का d ऑर्बिटल खाली रहता है, इसी वजह से इस संक्रमण तत्व में आता है। कभी कभी यह पूछता है कि स्केडियम संक्रमण तत्व है बट जास्ता क्यों नहीं? तो याद रखिएगा कि जास्ता का d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है ना। जास्ता का d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहेला, 3d10 तक भरा, बुझा गेलू 3d10 तक जास्ता के भरा रहेला। जास्ता कहाँ तक रहेला? तो जास्ता के 3d10 तक भरा रहेला, लेकिन एकर खाली रहेला, स्केडियम के खाली रहेला। आ स्केडियम के जब खाली रहेला ना तो इहे वजह से का रहेला, इस संक्रमण तत्व में आवेला। आप पूछते हैं कि जास्ता क्यों नहीं? तो याद रखिए कि जास्ता का d ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके वजह से संक्रमण तत्व में नहीं आता है। तो आप लोग समझ गए कि हमनी के स्केडियम संक्रमण तत्व है क्योंकि एक d ऑर्बिटल खाली रहता है। एकदम याद हो गया होगा। आगे चलते हैं।
अब देखिए एहिजा हमनी के क्रोमियम 2+ और Fe2+ में कौन प्रबल अवकारक है, तो याद रखिएगा कि क्रोमियम 2+ में Fe2+ में ये क्रोमियम वाला ज़्यादा हमनी के क्या है अवकारक है, ठीक है ना। क्रोमियम वाला ज़्यादा अथी है अवकारक, इसको आप लोग याद रखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, क्योंकि क्रोमियम में याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना, कि क्योंकि क्रोमियम मतलब कहने का मतलब है ना कि क्रोमियम 2 से क्रोमियम 3, मान लीजिए कि हमारी क्रोमियम 2+ ले क्रोमियम 3 बनावे के बाद तो हमनी के D4 से D3 ऑर्बिटल में हमनी के जाएगा पड़ी, बुझा गया ना। ध्यान से देखे जा कि क्रोमियम 2+ से हमनी के क्रोमियम 3+ जन बनावे के बाद तो एहिजा से हमनी के D4 ऑर्बिटल से D3 ऑर्बिटल में जाएगा पड़ी। लेकिन Fe2+ बा तो ध्यान से देखिएगा कि Fe2+ बा ना तो एकरा से हमनी के Fe3+ जब बनावल जी बाबू ना तो एहिजा हमनी के D6 ऑर्बिटल से D5 ऑर्बिटल में जाएगा पड़ी। तो अब बताओ जब बाबू जौना में, अब बताओ तो लोग कहल जी कि तो लोग 3 ताला पे चढ़ जा और फिर वो कहल जी कि 6 ताला पे चढ़ जा, तो अब तो लोग कहाँ अस्थाई रह जा, बताओ जा तो लोग कहाँ बेस्ट महसूस कर जा। तो लोग कहाई कि तो लोग एगो हम 4 ताला पे देते रहे खातिर, कहाँ तनी 4 ताला पे मतलब तो लोग के 4 ताला से 3 ताला तक के काम तो लोग करे के बा, आ एगो तो लोग कहूँ तो लोग 6 ताला से 5 ताला तक काम करे के बा। तो लोग कहाँ के ज़्यादा बेस्ट मनवा जा कह कि ना सर उतना ऊँचा हमारा काम नहीं करे के, हम 4 से 3 तक में हम फरियादें ये अस्थाई, मतलब कि जितना कम रहेगा मतलब जितना कम ऑर्बिटल उसको मिलेगा, जितना कम ऑर्बिटल मिलेगा वह ज़्यादा खतरनाक होगा, बुझा गया ना। जितना कम ऑर्बिटल मिलेगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तो क्रोमियम 2+ का जो ऑर्बिटल मिलता है ना क्रोमियम 3 बढ़ने के लिए वह D4 से D3 मिलता है, लेकिन हम लोगों का Fe2+ है ना तो Fe2+ से Fe3 बनने के लिए जो ऑर्बिटल मिलता है वह D6 से D5 मिलता है। अब इसमें बेचारा यह कमज़ोर पड़ जाता है, ये शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि नीचे है, ठीक है ना, ये काम अपना आसानी से कर लेगा, ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो जिसका ऑर्बिटल कम रहेगा वह ज़्यादा अस्थाई रहेगा, ज़्यादा वह प्रबल होगा। तो क्रोमियम 2+ ज़्यादा प्रबल अवकारक होता है किससे, Fe2+ से। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ आप लोग को आराम से याद हो गए होंगे, 10 सवाल आप लोग को याद हो गए होंगे, 2 मिनट में आप लोग को सब कुछ बता दिए हैं। चलिए तो मिलते हैं दूसरे क्लास में, और आप लोग को जब ये PDF लेना होगा सब कुछ, ठीक है ना, आप लोग को सब कुछ लेना होगा तो आप लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग को मात्र 49 रुपये में छठ पूजा तक मिलेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है ना। तो ये आप लोग को देखिए प्ले स्टोर पर आप लोग चल जाएंगे, स्टडी विथ डेडिकेशन मारेंगे, SWD आ जाएगा, नहीं आएगा चाहे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए तब हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।